एल्डर च्वान भी ये नजारा देखने के बाद खुद को ये कहने से रोक नहीं पाते कि इम्पॉसिबल, ये लड़का की रिफाइनिंग कल्टीवेशन की मिड स्टेज पर पहुंचकर आखिर इतनी स्पीड का कैसे यूज कर सकता है। इसने न केवल फुर्ती दिखाई बल्कि उस खतरनाक बीस्ट को भी डिफीट कर दिया। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देखने के बाद और सबसे अलग खूबियां देखकर एल्डर कहते हैं कि अब मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अब उन्हें भी लोली पर शक होने लग गया था। फाइनली अपना टास्क ओवर करने के बाद हमारा हीरो वो क्रिस्टल एल्डर च्वान को दिखाते हुए कहता है कि आपका दिया हुआ काम मैंने कर दिया। ये देखकर तो गाँव हक्का बक्का रह जाता है कि जिस बीच से वो दुम दबाकर भाग रहा था उसे इस लड़के ने, जो कि एक दिन पुराना है, आते ही मार दिया। एल्डर च्वान ओल्ड शाह को ऑर्डर देते हुए जाते हैं कि आज के लिए काम खत्म हो गया, और फिर वो उनके जाने के बाद ओल्ड शाह बाकी बचे हुए डिसाइपल से कहते हैं कि स्लॉटर हुए बीस्ट को यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाओ। वहीं सब लोग हमारे लोली के लिए खुश हो रहे थे और लोजिन, जो कितनी देर से परेशान हो रही थी, वो भी राहत की सांस लेने लगती है। दोनों एल्डर के वहाँ से जाने के बाद बाकी बच्चे तो लोली को चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे कि उनके सामने कोई स्टार आ गया हो। लड़कियां उसकी टेक्निक्स की दीवानी हुए जा रही थी और लड़के उसके पावर को एडमायर कर रहे थे। यहाँ तक कि कल तक वो गांव के चमचे, जो कि लोली को सबक सिखाना चाहते थे, वो भी उसके आगे पीछे होकर तुम हिलाने लगते हैं। अपने चमचों को लोली की तारीफ करते देखकर गाँव नाक चढ़ाते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि देख लूंगा इन एक को। शाम को जब लोजियान और लोली अकेले बैठकर सनसेट एंजॉय कर रहे थे, तब वो उसे बताती है कि वो कितना ज्यादा परेशान हो गई थी उसे इतनी मुसीबत में देखकर। उसे नहीं पता था कि एल्डर आते ही उन दोनों को इतने खतरनाक बीस्ट से लड़ने को कहेंगे। लोली खुद भी हैरान था। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि उस बीस्ट से डील करना इतना मुश्किल होगा। वो खुद भी काफी परेशान हो चुका था उस वक्त। वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर डिवाइन मेरिट्स ने कल उसे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प नहीं की होती तो आज वो पक्का मारा गया होता। एक चीज की समझ उसे अब भी नहीं लगी थी कि आखिर वो एल्डर च्वान इतना हाथ धो के उनके पीछे क्यों पड़ गए, कि अगर वो जान से मर भी जाते तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या इसका मतलब लो फैमिली के बारे में जो अफवाह उड़ रही है कि लो फैमिली की पोजीशन अब पहले जैसी नहीं रही, वो सच है? तभी लोजिन उसे ख्यालों से बाहर लाते हुए कहती है कि लगता है तुमने तो टेस्ट पास कर लिया, अब नेक्स्ट बारी मेरी होगी। मैं भी इसे कैसे ना कैसे करके पास कर ही लूंगी। इसका मतलब ये होगा कि अब हमें लो फैमिली के एंसेस्टर की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर टिकने के लिए। हम दोनों ही खुद का ख्याल रखने के काबिल हो जाएंगे। ये कहते हुए वो लोली के हाथों में बहुत प्यार से हाथ रखती है, जिससे वो दोनों ही थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड हो जाते हैं। हमारे लोली को पहली बार किसी बाहर वाले से इतना अपनापन मिला। उस पर तो उसे ये सुनकर और ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर लोजिन उसका ख्याल रखने को कह रही है। लो फैमिली के कमजोर होने की एक वजह ये भी थी कि लो फैमिली के एंसेस्टर काफी महीनों से उन लोगों को देखने को नहीं मिले। इसी वजह से जिन लोगों को भी लो फैमिली से प्रॉब्लम थी वो खुलकर उन्हें दबा रहे थे, जिसका सामना अब हमारे लोली और लोजिन को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए अब वो किसी एल्डर पर डिपेंड नहीं हो सकती थी। वो कहती है कि हम दोनों को और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा इन लोगों से डील करने के लिए, वरना तो ये लोग हमारा टिकना भी मुश्किल कर देंगे। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अब नेक्स्ट डे फिर से उन दोनों को आयरन आर्म बीस्ट को स्लॉटर करने का काम दिया जाता है, जहां इस बार वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पहली बारी का मुकाबला काफी इंटेंस था, इसलिए बहुत सारे लोग विटनेस करने को आए थे, लेकिन अभी उनका ये काम रेगुलर होने की वजह से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और उन दोनों को अकेले ही उस बीस्ट को मारना पड़ता है। जहाँ लोजिन के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। लोली थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था तो वो इस बीस्ट को काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। दोनों अपना 100% देकर थोड़ी ही देर में उस बीस्ट को ढेर कर देते हैं, साथ ही उसका क्रिस्टल भी उसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं। अपना काम निपटाने के बाद लोजिन कहती है कि किसे पता था कि इस बीस्ट को स्लॉटर करते हुए हमें काफी सारी कल्टीवेशन मेथड का भी पता लगेगा। अब जब उन्हें ये काम करते हुए काफी दिन गुजर चुके थे तो लोजिन और लोली दोनों ही कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हुए काफी अच्छे टेक्निक सीख लेते हैं। तभी ओल्ड शाह भी बीच में आकर उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे कि बीस्ट को स्लॉटर करना भी एक तरीके की मेथड में काउंट होता है, जो ना केवल आपकी ट्रू की को एनहांस करता है बल्कि आपकी स्पिरिचुअल सेंस को भी बूस्ट करता है। बीस्ट के साथ फाइट करने के दौरान आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपके सेंसेस और अच्छे से काम करते हैं, मूवमेंट भी फास्ट हो जाती है और इसी वजह से इसे कल्टीवेशन का एक मेथड कहा जाता है। इसीलिए टाओशी यार्ड यानी कि इस आउटर साइड के काम को छोटा समझने की गलती मत करना। ओल्ड शाह उन दोनों से शेयर करते हैं कि तुम बाहर निकलने के बाद जितने भी पावरफुल और ब्रेव कल्टीवेटर से मिलोगे ना, जो भी किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार होते हैं, वो तुम्हें ज्यादातर आउटर सेक्ट से ही मिलेंगे, वो भी हमारे यार्ड के, क्योंकि खतरनाक बीस्ट के साथ सामना करते हुए वो अपने इस बहादुरी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि फिर किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता और ना वो किसी प्रॉब्लम को देख के इतना घबराते हैं जितना बाकी कल्टीवेटर्स घबराते हैं। यहाँ पर अपनी
कल्टीवेशन को एनहेंस करने वाले सभी डिसाइबल अपनी किलिंग ऑरा को काफी तेजी से बूस्ट कर लेते हैं। अब अगर डेली मौत से सामना हो और तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो तो ऐसे में तो इंसान 100% देना सीख ही जाता है। लुओजिन को ओल्ड शाह से काफी कुछ सीखने को मिला था, इसलिए वो तो उन्हें थैंक यू बोलने लगती है उनके गाइडेंस के लिए। दूसरी तरफ लुओली को दिखाते हैं जो कि इन्वोक कर रहा था उस बीस्ट के हाथ पर रखते हुए एक मंत्र का। ये मंत्र सोल को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करने के लिए। डेली हमारा लुओली बीस्ट को मारने के बाद यही मंत्र जाप करता है। लुओजिन को समझ नहीं आता कि ये हर दिन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे लुओली के पास्ट के बारे में नहीं पता कि उसका काम कितना खतरनाक था और हर बार एक बुरी आत्मा को मारने के बाद वो ऐसे ही उनकी आफ्टर लाइफ के लिए प्रे करता था। लुओली लुओजिन को इस मंत्र की इम्पोर्टेंस समझाता है कि इससे सोल काफी ज्यादा काम और आफ्टर लाइफ के बाद रिइनकार्नेट होने के लिए प्रिपेयर होती है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे उसी दौरान एल्डर जॉन की एंट्री हो गई थी, जो उन लोगों को चैटिंग करता देखकर इंटरप्ट करते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया। अब जॉन को देखने के बाद सारे उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि कुछ भी कहो वो था तो वहाँ का स्टीवर्ड। ओल्ड शाह उन्हें रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि आज का 6th आर्मर बीस्ट मारा गया है, जिसे मारने वाले ये दोनों डिसाइपल है। ये दोनों काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और तेजी से इम्प्रूव भी कर रहे हैं और अभी अभी जो ताजा स्लॉटर बीस्ट यहाँ पर पड़ा है वो भी जल्दी किचन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एल्डर जॉन उनसे कहते हैं कि 3 दिन बाद यहाँ पर टीचर थैंकिंग सेरेमनी होने वाली है, क्या उसके बारे में तुम लोगों को पता है? वो लोग हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ, इसके बारे में उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। एल्डर चाहते थे कि लुओली को किचन में ले जाया जाए और उस बैंक्वेट में प्रिपेयर होने वाली सारी डिशेस के इंग्रेडिएंट वो प्रिपेयर करेगा। जब ओल्ड शाह लुओली को अपने साथ ले जाने लगते हैं तो लुओजिन भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन एल्डर जॉन ने उसके लिए भी कुछ प्रिपेयर किया था। वो उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पिरिट हर्ब्स कलेक्ट करने जाओ। लुओली और ओल्ड शाह दोनों इस बात से परेशान थे कि लुओजिन को अकेले जंगल जाना होगा हर्ब्स लेने के लिए। ओल्ड शाह अपना कंसर्न एल्डर जॉन से भी शेयर करते हैं, पर वो उनका कहना था कि सिर्फ स्पिरिट्स हर्ब्स ही तो हैं, क्या उसके लिए भी ग्रुप्स का जाना जरूरी है? अब उनकी इस बात पे कोई कुछ नहीं कह पाता। उनका ऑर्डर बिल्कुल अटल था, तो सबको ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब एल्डर जॉन ने कोई ऑर्डर दिया है और उसमें कोई खतरा ना हो, ये चीज लुओली भाप जाता है, इसीलिए वो लुओजिन को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहता है। यहाँ लुओजिन एल्डर जॉन के साथ जा रही थी, जहाँ रास्ते में वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट विंड है ना, इसका मतलब तुम्हारी मोमेंटम लाइट और निबल है और इसी वजह से मैंने तुम्हें ध्यान में रखते हुए तुम्हें ये टास्क दिया है। लुओजिन को पता था कि ये कितना भला सोचता है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कहती, बल्कि उसकी बात पर हामी भरते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई। इधर ये बुढ़ा चुप नहीं होता, वो कहता है कि तुम जानती हो 3 दिन बाद होने वाले इस बैंक्वेट के लिए सारे एल्डर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड है और सारी जिम्मेदारी हमारे यार्ड की है, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं की जा सकती, इसीलिए मैं उनके लिए सबसे पावरफुल और फेमस डिश प्रिपेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम जेड बैम्बू सॉल्ट इमॉर्टल स्ट्यू है। इसके साथ ही ये हमारे सेक्ट मास्टर की सबसे फेवरेट डिशेस में से एक है। उस डिश का नाम ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी मिस ने पहली बार सुना। एल्डर बताते हैं कि उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे खास तरीके की जड़ी बूटी का यूज होता है, जो कि है स्पिरिट बैम्बू इमॉर्टल ग्रास, और तुम्हें वही लेकर आना है। वैसे तो उसे हासिल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जियांग माउंटेन के ब्लेस्ड ग्रेटो हेवन साउथ वेस्ट की तरफ मिलता है। जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर वो ग्रास इतने खास क्यों है, तुम्हें अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। वो एरिया आयरन बैम्बू फॉरेस्ट के नाम से भी फेमस था, जिसके बारे में सुनकर गांव भी हकलाना शुरू कर देता है कि एल्डर आप उसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। लुओजिन ने नोट कर लिया था कि उसे कहां पर जाना है, जियांग माउंटेन के साउथ वेस्ट एरिया की तरफ। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि गांव के एक्सप्रेशन काफी बुरी तरीके से चेंज हो रहे हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डर गया हो ये सुनकर, यानी उस फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा खतरा मौजूद है। और ये जानते हुए भी एल्डर जॉन लुओजिन को वहाँ भेज रहे हैं, वो भी अकेले। तुम्हें कम से कम 5 इमॉर्टल ग्रासेस लाने हैं, अगर ज्यादा लाना चाहो तो ला सकती हो। अपने टास्क को लेकर वो जाने को तैयार थी, वहीं गांव बेचारा उसको रोकने ही वाला था या कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता एल्डर के डर से। वहीं एल्डर जॉन तो क्रीपीली हंसते हुए उसे वहाँ से जल्दी जाने को कहते हैं। इस बुढ़े ने लगता है जरूरत से ज्यादा खतरनाक प्लान बना लिया है, क्योंकि हमेशा उन दोनों को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचने वाला गांव भी लुओजिन को अकेले आयरन बैम्बू फॉरेस्ट जाता देखकर परेशान होता है। वो जानता था कि वो जगह एक्सट्रीमली डेंजरस है, लेकिन वो लुओजिन को रोक पाता उससे पहले ही वो तो वहाँ से जाने के लिए निकल गई थी। गांव को कुछ समझ नहीं आता तो वो एल्डर जॉन के पास जाकर ही पूछने लगता है। वो बड़े प्यार से ये सवाल करने वाला था कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो उनके पैर दबाते हुए कहता है कि वो लड़की तो सिर्फ की रिफाइनमेंट लेवल पर है ना, उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसे आयरन बैम्बू फॉरेस्ट भेजा, जबकि मैंने तो सुना है कि आज तक वहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर्स ही
गए हैं और फाउंडेशन रेलम के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी वो आयरन बैम्बू फॉरेस्ट से जिंदा नहीं लौटे। आपको नहीं लगता है एल्डर कि ये सजा उसके लिए ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जान का खतरा है ना? पर वो बुढ़ा कमीना उसके बारे में बहुत ही घटिया बात करते हुए कहता है कि उस लड़की के पास खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने एंसेस्टर्स की कॉन्क्यूबाइन बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कल्टीवेटर बनने का सपना देख रही है। तो उसे सबक सिखाना तो जरूरी है ना, वरना उसकी अकड़ ठिकाने कैसे लगेगी। और वैसे भी लोजेन आउटर सेट की एक नॉर्मल सी डिसाइपल है जो की रिफाइनमेंट लेवल पर है। अगर उसके साथ कोई हादसा हो भी जाता है या वो गलती से मारी जाती है तो भी ये बहुत ही नेचुरल सी बात है किसी भी कल्टीवेटर के लिए। तुम्हें क्या लगता है इतनी सी चीज के लिए उसके एंसेस्टर आकर यहाँ पर पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगे? अगर वो करेंगे भी तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का होगा। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम या मैं इसमें नहीं फंसने वाले। गाँव को अभी तक भी ऐसा लग रहा था कि एल्डर उसकी वजह से उन दोनों से बदला ले रहे हैं। उस भोंदू को तो ये पता ही नहीं था कि एल्डर अपना पर्सनल मामला भी निपटा रहे हैं। इसीलिए वो नजरें नीचे करते हुए एल्डर को मनाते हुए कह रहा था कि उन दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उन दोनों को जान से मारना तो जरूरी नहीं है। वो मैटर इतना बड़ा भी नहीं था, आपको उन्हें जाने देना चाहिए। जैसे ही वो एल्डर से ये कहता है वो उसे लात मारकर खुद से दूर करते हुए कहते हैं कि अगर एक और लफ्ज तूने निकाला तो उस लड़की के साथ साथ तुझे भी वहाँ पर भेज दूंगा। ये मत सोचना कि तुम मेरे फेवरेट डिसाइपल हो और मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से इसीलिए बिहेव करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी खासी है, वरना तो तुम जैसे इस यूजलेस डिसाइपल को मैं कब का इस आउटर सेट से बाहर निकलवा देता। इसलिए अगर यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाकर रहो। गाँव अब तक समझ चुका था कि एल्डर के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी, तो वो उनसे माफी मांग लेता है उन्हें नाराज करने के लिए। लेकिन उसे अब भी लोजेन का सोचकर काफी बुरा लग रहा था। हाँ, वो उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो जान से मारी जाए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर सभी के सभी को कचरा समझ रहे थे। अपने आगे वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। इधर दूसरी तरफ लोली को दिखाते हैं किचन में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बॉक्स रखवा रहा था। वो अपने काम में पूरी तरह से मशगूल था कि वो नोटिस नहीं करता कि वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो एक खूबसूरत सी सीनियर थी, जिन्हें देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल्स सीधे सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये किचन में क्या कर रही हैं। पता चलता है कि वो सीनियर सिस्टर तो हमारे हीरो से मिलने आई है जिसका नाम फेंग था। वो लोली को देखते हुए कहती है कि क्या तुम ही वो डिसाइपल हो